नमस्कार सभी को। मैं पार्वती आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद पैशन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस YouTube चैनल पर मैं आपको हिंदी साहित्य से संबंधित अध्ययन करवा रही हूँ, जिसमें हम हिंदी लिटरेचर का अध्ययन करेंगे, साथ में हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को हल करेंगे और साथ में ही हम हिंदी व्याकरण पर भी अपनी अच्छी पकड़ बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर की तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप हिंदी से संबंधित टीजीटी पीजीटी का जो एचटेट का पेपर होता है, या फिर आप हिंदी के किसी भी स्क्रीनिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो रहा हो, अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो आपके लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। अगर आप हिंदी सब्जेक्ट पर अपनी अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं तो मेरे इस YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हम UGC नेट हिंदी की शिफ्ट 1 वाले पेपर के अध्ययन कर रहे हैं, जो कि 26 दिसंबर 2021 को हुआ था। इसके 2 पार्ट्स हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इसके तीसरे पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। तो ये यूजीसी नेट हिंदी का 26 दिसंबर 2021 को शिफ्ट 1 का पेपर है, तो इसका हम अध्ययन करते हैं। प्रश्न था, प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य हमें बताना था। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसके छंदों में तुकांतता नहीं है। इसमें 21 सर्ग हैं, या फिर इसमें हिंदी के मात्रिक छंदों का प्रयोग हुआ है। ये 4 तथ्य हमें दिए गए थे और हमें बताना था कि इनमें से कौन सा तथ्य सही है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रिय प्रवास जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा लिखा गया है, यह खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ये बात बिल्कुल सही है। इसके छंदों में तुकांतता नहीं है, ये बात भी यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रिय प्रवास के जो छंद हैं इनमें तुकांतता नहीं है। तुकांतता का अभिप्राय है कि लाइन के आखिर के जो शब्द होते हैं उनमें आपस में तुकबंदी नहीं होती है। तो ये बात भी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगी। इसमें 21 सर्ग हैं, ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी, क्योंकि प्रिय प्रवास में 21 नहीं है, बल्कि प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं। इसमें हिंदी के मात्रिक छंदों का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर यह बात भी गलत हो जाएगी, क्योंकि प्रिय प्रवास में मात्रिक छंदों का नहीं अपितु वर्णिक छंदों का प्रयोग हुआ है। तो इसमें पहला और दूसरा तथ्य सही हो जाएंगे और तीसरा चौथा तथ्य गलत हो जाएगा। इसके साथ ही प्रिय प्रवास के संबंध में कुछ बात मैं आपको और भी बता देना चाहती हूँ कि प्रिय प्रवास जो है ये संस्कृत बहुल महाकाव्य है, यानी कि इसमें संस्कृत के शब्दों का ज्यादा प्रयोग किया गया है। ये समास गर्भित है, यानी कि समास का इसमें ज्यादा प्रयोग किया गया है। बोलचाल के शब्द भी इसमें आए हैं और वर्णिक छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है। जैसा कि यहाँ पर कहा गया कि मात्रिक छंदों का प्रयोग हुआ है, तो ये बात गलत है, बल्कि इसमें वर्णिक छंदों का प्रयोग किया गया है और ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित महाकाव्य है। अगला प्रश्न है, यह अभिकथन ए और कारण बी दिया गया है। अभिकथन ए है कि स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है, और कारण बी दिया गया है क्योंकि वह स्त्रीतर अस्मिता का परम विरोधी है। तो यहाँ पर हमें ये बताना था कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो अभिकथन ए कि स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है, यह बात बिल्कुल सही है कि जो स्त्री विमर्श है वो स्त्री की अस्मिता का समर्थन करता है, यह बात बिल्कुल सही है। इसमें कारण दिया गया है क्योंकि वह स्त्रीतर अस्मिता का परम विरोधी है, ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी कि जो स्त्री विमर्श है वो स्त्रीतर अस्मिता का परम विरोधी नहीं है। तो अभिकथन ए हमारा सही हो जाएगा और कारण बी इसका
गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? यानी कि परिवर्तन जो कविता है उसके अनुसार सही तथ्य कौन से हैं, ये बच्चन सिंह के अनुसार हमें बताना है कि कौन से तथ्य सही हैं। जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। दूसरा है, परिवर्तन में एक ही लय का प्रयोग किया गया है। इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है। या फिर कवि परिवर्तन का स्वागत नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पर 4 नंबर तो हमारा गलत हो जाएगा कि कवि परिवर्तन का स्वागत नहीं करना चाहता है, ये गलत हो जाएगा। इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है, ये कथन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। परिवर्तन में एक ही लय का प्रयोग किया गया है, ये बात भी हमारे यहाँ पर गलत हो जाएगी कि परिवर्तन में एक ही लय का प्रयोग नहीं किया गया है। और जीवन की संकुलता में और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है, ये बात भी यहाँ पर सही हो जाएगी। यानी कि तथ्य 1 हमारा सही हो जाएगा और तथ्य 3 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडरस्टैंडिंग पोएट्री के लेखक कौन है, हमें ये बताना है। तो अंडरस्टैंडिंग पोएट्री के लेखक हैं क्लिंथ ब्रुक्स। और क्लिंथ ब्रुक्स का जन्म अगर पूछ लिया जाए तो हमें ध्यान रखना है 1906 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम हमें यहाँ पर बताना है। गंगा प्रसाद शुक्ल स्नेही, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी और हरियोध यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। तो इनमें गंगा प्रसाद शुक्ल स्नेही का जन्म हुआ था 1883 ईस्वी। श्रीधर पाठक का जन्म हुआ था 1859 ईस्वी। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ था 1889 ईस्वी और हरियोध का जन्म हुआ था 1865 ईस्वी। किस कवि या किस लेखक का जन्म कब हुआ था, ये प्रश्न हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखने हैं, क्योंकि यूजीसी यहाँ से हर बार कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछती है। कई बार 2-2 प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। एक हिंदी साहित्य में से पूछ लेते हैं कवियों लेखकों को लेकर, एक पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो कवि थे या भारतीय काव्य शास्त्र के कवियों का जन्म क्रम पूछ लिया जाता है। तो हिंदी साहित्य में जितने भी कवि लेखक हुए हैं, चाहे वो भारतीय काव्य शास्त्र के हों चाहे पाश्चात्य काव्य शास्त्र के हों, तो हमें उन सभी का जन्म वर्ष बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना था। अभिमन्यु अनंत का संबंध है मॉरिशस से। जोगिंदर सिंह कंबल का संबंध है फिजी से। सूर्य प्रसाद वीरे का संबंध है सूरीनाम से। और सहोदरा शिव का संबंध है त्रिनिनाद से। अगला प्रश्न है, कौन सा पात्र मुर्दहिया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है? मुर्दहिया जो आत्मकथा है तुलसीराम द्वारा रचित, उसके परिवार से संबंधित कौन सा पात्र नहीं है, ये हमें बताना है। सुदेसर, मुन्नर, मुनेसर या फिर सोमर। तो हमें ध्यान रखना है कि मुर्दहिया के रचनाकार के परिवार से सुदेसर संबंधित नहीं है। बाकी इन तीनों का संबंध मुर्दहिया के रचनाकार के परिवार से है। यहाँ पर हमें एक तथ्य ये भी ध्यान रखना है कि मुर्दहिया जो है इसका प्रकाशन वर्ष अगर पूछ लिया जाए तो हमें ध्यान रखना है कि 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके रचनाकार यानी कि दलित साहित्यकार तुलसीराम की आत्मकथा है ये। मुर्दहिया के रचनाकार अगर पूछा जाए तो तुलसीराम है, जो कि दलित साहित्यकार हैं और इनकी आत्मकथा है ये। अगर मुर्दहिया की विधा पूछ ली जाए तो हमें ध्यान रखना है ये आत्मकथा विधा की रचना है।
इसके अगर अध्याय पूछ लिया जाए कि मुर्दहिया में कितने अध्याय हैं या कितने उपशीर्षक हैं, तो हमें ध्यान रखना है मुर्दहिया में 7 उपशीर्षक हैं या 7 अध्याय हैं। एक तथ्य ये भी हमें ध्यान रखना है कि मुर्दहिया जो आत्मकथा है, इसके जो 3 अध्याय हैं, इनमें भूत प्रेत अंधविश्वास का वर्णन किया गया है। यानी कि अगर प्रश्न यूं बनाकर पूछ लिया जाए कि मुर्दहिया आत्मकथा में भूत प्रेत अंधविश्वास से संबंधित कितने अध्याय हैं, तो हमें ध्यान रखना है 3 अध्याय हैं। यानी कि 3 अध्यायों में भूत प्रेत और अंधविश्वास का इसमें वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। प्लेटो ने लिखा था एओन, कॉलरिज की पुस्तक है लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, फ्रैंक रेमंड लेविस की पुस्तक है द ग्रेट ट्रेडिशन, विमसोट डब्ल्यू की इनकी पुस्तक है लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड शॉर्ट हिस्ट्री। तो किस पुस्तक के लेखक का क्या नाम है, ये हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। प्लेटो का अगर जन्म पूछ लिया जाए तो 427 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कॉलरिज का जन्म अगर पूछ लिया जाए तो 1772 ईस्वी में हुआ था। फ्रैंक रेमंड लेविस का जन्म कब हुआ, ये 1895 में हुआ था। और विमसोट डब्ल्यू की इनका जन्म अगर पूछ लिया जाए तो हमें ध्यान रखना है 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। ये कथन हमें बताना है, किसका कथन है, ये भवदेव पांडे का कथन है। यानी कि चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी। अब प्रश्न यूं भी बना के पूछा जा सकता है कि भवदेव पांडे के अनुसार हिंदी साहित्य की पहली कहानी कौन सी थी, तो उसमें 3 ऑप्शन कुछ और दे दिए जाएंगे, चौथा दे दिया जाएगा चंद्रदेव से मेरी बातें। तो हमें ध्यान रखना है कि भवदेव पांडे ने हिंदी साहित्य की पहली कहानी माना था चंद्रदेव से मेरी बातें। या फिर जैसे कि आगे का कथन है, जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। यानी कि अब यहां से भी प्रश्न बना के पूछा जा सकता है कि चंद्रदेव से मेरी बातें, इसे अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाकर लिखा गया है। यह कथन किसका है, तो ये भवदेव पांडे का कथन है, ये हमें ध्यान रखना है। और चंद्रदेव से मेरी बातें, ये राजेंद्र बाला घोष जो कि बंग महिला के नाम से प्रसिद्ध थी, उनकी द्वारा रचित कहानी है। और चंद्रदेव से मेरी बातें, इसका अगर प्रकाशन वर्ष पूछ लिया जाए तो हमें ध्यान रखना है ये 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, एलियट के अनुसार परंपरा है अनुपयोगी है, निर्जीव होती है, संस्कृति का अंश नहीं है, या फिर जीवित संस्कृति का एक अंश है। तो इनमें से हमें बताना है कि टी.एस. एलियट के अनुसार परंपरा क्या है, तो परंपरा अनुपयोगी है। यानी कि टी.एस. एलियट ने परंपरा को अनुपयोगी माना है। अगला प्रश्न है, हाय रुक गया यहीं संसार, सिंदूर बना अंगार, वात हत लती का वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। ये पंक्तियां दी गई हैं। इस काव्यांश का प्रतिपाद्य है, इसका हमें प्रतिपाद्य बताना है कि इसका प्रतिपाद्य क्या है। स्त्री स्वावलंबी है, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है, स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, या फिर स्त्री पुरुष स्वच्छंद है। तो हमें इसका प्रतिपाद्य बताना है, जिसका सही उत्तर होगा पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। ये यहां पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहां पर ये पंक्तियां दी गई हैं, हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं,
इस प्रसंग में उर्मिला का कौन सा विचार सही नहीं है। तो उर्मिला के द्वारा व्यक्त किए गए कौन से विचार इसमें सही नहीं है, ये हमें बताना है। सामंती समाज में स्त्रियां मर्यादा के नाम पर घर की चार दीवारी में कैद होती हैं। किसान स्त्रियां अपने पतियों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती हैं। किसान राज समाज से अधिक सुखी है, या फिर राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा विचार उर्मिला के अनुसार सही नहीं है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। यह विचार हमारा गलत हो जाएगा, जबकि ये तीनों विचार सही हो जाएंगे कि सामंती समाज में स्त्रियां मर्यादा के नाम पर घर की चार दीवारी में कैद होती हैं। ये बात बिल्कुल सही है। किसान स्त्रियां अपने पतियों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती हैं। ये भी बात सही है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर सामंती समाज और जो किसान समाज है उनकी आपस में तुलना करके बताया गया है कि सामंती समाज में तो स्त्रियां जो हैं वो घर की चार दीवारी में ही कैद होकर रह जाती हैं, और जो किसान समाज की स्त्रियां हैं वो अपने पतियों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती हैं। और किसान जो है वो राज समाज से अधिक सुखी हैं, क्योंकि वहां की स्त्रियां, किसानों की स्त्रियां अपने पतियों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करेंगी तो वो किसान समाज राज समाज की अपेक्षा अधिक सुखी होगा, क्योंकि राज समाज में यानी कि सामंती समाज में तो स्त्रियां मर्यादा के नाम पर चार दीवारी के अंदर ही कैद होकर रह गई हैं। तो इस तरह से ये पहले तीन विचार हमारे सही हो जाएंगे और ये चौथा ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहां पर एक कथन दिया गया है, तुम्हारा पाथेर ढाबी पढ़ लिया। पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में यह कथन किसका है? तो हमें ध्यान रखना है कि आवारा मसीहा में यह कथन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया है। आवारा मसीहा जो कि विष्णु प्रभाकर ने जीवनी लिखी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीवनी है और पेपर की दृष्टि से यह और भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि यहाँ से बहुत बार प्रश्न रिपीट किया जाता है। हर बार यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि आवारा मसीहा का अगर प्रकाशन वर्ष पूछ लिया जाए तो हमें ध्यान रखना है 1974 ईस्वी है। आवारा मसीहा लिखा किसने? तो हमें ध्यान रखना है ये विष्णु प्रभाकर ने लिखी है और ये जीवनी विधा की रचना है। और विष्णु प्रभाकर ने ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित ये जीवनी लिखी है। आवारा मसीहा जीवनी है जो कि विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखित है और विष्णु प्रभाकर ने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय पर ये जीवनी लिखी है। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश के कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें सही क्रम बताना है। मोहन राकेश की कहानी संग्रह है नए बादल, फौलाद का आकाश, एक और जिंदगी, जानवर और जानवर। तो इनका प्रकाशन वर्ष है, नए बादल का प्रकाशन वर्ष 1957 ईस्वी, फौलाद का आकाश 1966 ईस्वी, एक और जिंदगी का प्रकाशन वर्ष है 1961 ईस्वी और जानवर का प्रकाशन वर्ष है 1958 ईस्वी। इस तरह से सही अनुक्रम में ये हो जाएंगे, पहले आएगा नए बादल, फिर जानवर और जानवर, उसके बाद एक और जिंदगी और फिर फौलाद का आकाश। इस तरह से इनका सही अनुक्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ये ग्रंथ दिए गए हैं और इन्हें में कालक्रम के अनुसार लगाना है। काव्यादर्श, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, अभिनव भारती और औचित्य विचार चर्चा। काव्यादर्श जो है ये 6ठी शताब्दी का ग्रंथ है जो आचार्य दंडी के द्वारा लिखा गया है।
काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, ये 8वीं शताब्दी का ग्रंथ है जो आचार्य वामन के द्वारा लिखा गया है। अभिनव भारती, ये 10वीं शताब्दी का ग्रंथ है जो अभिनव गुप्त ने लिखा है। और औचित्य विचार चर्चा, ये 11वीं शताब्दी का ग्रंथ है जो आचार्य क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया है। फिर है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। ये कुछ पंक्तियां दी गई हैं और वो किस कविता से है या किस काव्य से है ये हमें बताना है। मिलन के पल दो चार, विरह के कल्प अपार, ये परिवर्तन कविता से है। तुम भूल गए पुरुष तव मोह में, कुछ सत्ता है नारी की, ये कामायनी से संबंधित है। सिंधु की निःसीमता पर लघु, लहर का लास कैसा, दीप लघु सिर पर धरे, आलोक का आकाश कैसा, ये सांध्य गीत से है। उपल वृष्टि हुई तम छा गया, पट गई मही कंकर पात से, ये प्रिय प्रवास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव एवं उससे जुड़ी क्रूरताओं को किस उपन्यास में अंकित किया गया है? तो ये तमस उपन्यास में अंकित किया गया है। तमस उपन्यास भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है और इसका प्रकाशन वर्ष अगर पूछें तो 1973 ईस्वी है। तमस उपन्यास पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण उपन्यास है क्योंकि इससे भी बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तमस उपन्यास से संबंधित जो भी तथ्य हो, इसका वर्ण विषय हो, चाहे प्रकाशन वर्ष हो, चाहे इनके लेखक का नाम हो, यानी तमस उपन्यास से संबंधित जो भी तथ्य हमारे सामने आते हैं हमें बहुत अच्छी तरह से उनको याद रखना है क्योंकि इसके बार बार पेपरों में रिपीट होने की संभावना बनी रहती है। अगला प्रश्न है, ये कुछ पंक्तियां दी गई हैं। मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय से पुरैन के, जल बिंदु सदृश ठहरे कब, उन कानों में दुख किसके। इस छंद में प्रेयसी के किस गुण का वर्णन किया गया है? प्रेयसी रूपवती है, प्रेयसी निर्दय है, प्रेयसी के लिए प्रयुक्त उपमान नए हैं, या फिर प्रेयसी प्रिय के प्रति अनुकूल है। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि इन पंक्तियों में, इस छंद में प्रेयसी निर्दय है, इस बात का वर्णन किया गया है। कोई भी पंक्तियां होती हैं जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो उसमें निहित भाव को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है क्योंकि अब यूजीसी बहुत गहराई से प्रश्न पूछने लग गई है और किन पंक्तियों में से क्या भाव निकल के आता है या किन पंक्तियों का क्या अभिप्राय है, इससे संबंधित प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। तो हम जब भी कोई भी कविता या कोई काव्य हम पढ़ रहे हों तो हमें उसमें निहित भाव को बहुत अच्छी तरह से समझना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? कि मनोविश्लेषणवाद से किसका संबंध नहीं है? कामवृत्ति, अहम, मनोविश्लेषण पद्धति या फिर पाठ संरचना। तो इसमें पाठ संरचना जो है इसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है। बाकी कामवृत्ति, अहम और मनोविश्लेषण पद्धति, इन तीनों का संबंध मनोविश्लेषणवाद से है और पाठ संरचना का संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है। निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तद्भव शब्द नहीं है ये हमें बताना है। राय, दाहिना, खेत या फिर कवि। तद्भव शब्द नहीं है यानी कि फिर तत्सम शब्द कौन सा है ये हमें बताना है। तो इनमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा कवि। कवि हमारा तद्भव शब्द नहीं है बल्कि ये तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आचार्य ने रीति का एक भेद आवंती को माना है? तो हमें ध्यान रखना है, भोजराज ने रीति का एक भेद आवंती माना है।
अगले पेपर में क्या पता प्रश्न ऐसे बना के पूछ लिया जाए कि भोजराज ने निम्नलिखित में से रीति का एक भेद क्या माना है। तो उनमें 3-4 कोई ऑप्शन दे दिए जाएं जिनमें एक आवंती हो। तो हमें ध्यान रखना है कि भोजराज ने रीति का एक भेद आवंती माना है। अगला प्रश्न है, लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं हमें बतानी है कि इनमें से कौन कौन सी रचनाएं लाला श्रीनिवास दास की हैं। प्रहलाद चरित, रणधीर प्रेम मोहिनी, नियम निर्घोष या फिर कीर्ति केतु। तो हमें ध्यान रखना है कि लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं हैं प्रहलाद चरित और रणधीर प्रेम मोहिनी। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी में चित्रित है कि तीसरी कसम कहानी में क्या चित्रित है, ये हमें बताना है। फारबिसगंज, सिरपुर बाजार, ओराही हिंगना या चेथरिया पीर। तो हमें ध्यान रखना है कि तीसरी कसम कहानी में फारबिसगंज और सिरपुर बाजार का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, ये एक कथन दिया गया है कि जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। ये कथन हमें बताना था कि ये कथन किसका है। तो ये कथन रामविलास शर्मा का है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंध संग्रह का सही अनुक्रम हमें बताना है। बकलम खुद, आलोक पर्व, अस्मिता के लिए और मन पवन की नौका। तो बकलम खुद नामवर सिंह का निबंध संग्रह है, इसका प्रकाशन वर्ष 1951 ईस्वी है। आलोक पर्व आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है, इसका प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी है। अस्मिता के लिए विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह है, इसका प्रकाशन वर्ष 1981 ईस्वी है। और मन पवन की नौका ये कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1982 ईस्वी है। तो जो भी हमारे लेखक हैं या कवि हैं, उनके जन्म वर्ष और जितनी भी हमारी रचनाएं हैं, निबंध है, नाटक, कहानी, उपन्यास, जो भी हमारी ये जो रचनाएं हैं, इन सभी के हमें प्रकाशन वर्ष अच्छी तरह से याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से यूजीसी प्रश्न हमेशा पूछती है। तो हमें इन प्रकाशन वर्ष और जन्म वर्ष को बहुत अच्छी तरह से याद रखना है ताकि हमारा कोई भी प्रश्न गलत ना हो। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है। इजरा पाउंड, अल्बर्ट कामू, मार्टिन हेडेगर और जापाल सार्त्र। तो हमें ध्यान रखना है कि इजरा पाउंड जो है ये अस्तित्ववाद की चिंतक नहीं है, जबकि अल्बर्ट कामू, मार्टिन हेडेगर और जापाल सार्त्र ये अस्तित्ववादी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। राजभाषा आयोग 1955 ईस्वी में आया था। राजभाषा अधिनियम 1963 ईस्वी में आया था। राजभाषा नियम 1976 ईस्वी में आया था। और राष्ट्रपति का आदेश ये 1960 ईस्वी में आया था। तो इनके वर्ष हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक कथन दिया गया है, शब्दार्थ योर यथा वत्स भावेन विद्या साहित्य विद्या। ये कथन किसका है? तो ये कथन राजशेखर का है, ये हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा से संबंधित कथन है, इनमें से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना था। राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चित्र अन्यत्र दुर्लभ है। राम की शक्ति पूजा का उल्लेख श्रीमद् भागवत में है। इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है। या फिर इसमें राम एक दैवी चरित्र के रूप में है,
तो इनमें से कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन, राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चित्र अन्यत्र दुर्लभ है, ये कथन बिल्कुल सही है। और इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है, दूसरा हमारा ये कथन सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो यूजीसी नेट का ये 26 दिसंबर 2021 का जो पेपर था, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर, ये हमने आज पूरा अध्ययन कर लिया है। इसके जितने भी प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपको सब सॉल्व करके बता दिए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और हिंदी साहित्य में अपनी अच्छी पकड़ बनाने के लिए अपने इस YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें और गहराई से अध्ययन करते रहें। मेरी वीडियो देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे धैर्य से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।